वेलकम टू शिक्षा सेवा यूट्यूब चैनल। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपना पसंदीदा खाना खाते हैं, मान लीजिए एक समोसा या सेब, तो क्या हमने कभी सोचा है कि निगलने के बाद उस टुकड़े का क्या होता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। वो एक ऐसे सफर पे निकल जाता है जो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हाँ, एक हैरान कर देने वाली जटिल और शानदार यात्रा। बिल्कुल, आप इसे एक कमाल की फैक्ट्री समझिए, जो उस समोसे या सेब को तोड़ तोड़कर इतने छोटे कणों में बदल देती है कि वो हमारे खून में घुल सके। और हमें दौड़ने, भागने, सोचने और काम करने की ताकत दे सके। जी, इसी जादुई प्रक्रिया को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। आज हम इसी एडवेंचर की गहराई में उतरने वाले हैं, मानव पाचन तंत्र। हाँ, और हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक और काम के नोट्स हैं जो एक्चुअली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। हाँ। हमारा मिशन है इस जटिल प्रक्रिया को शुरू से अंत तक समझना। और ये देखना कि कौन से अंग, ग्रंथियां और एंजाइम्स इस पूरे ऑर्केस्ट्रा में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जाहिर है इस सफर का पहला स्टेशन है हमारा मुंह, जिसे तकनीकी भाषा में मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। हाँ, और अक्सर हम सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ चबाने का काम होता है। लेकिन नोट्स कहते हैं कि असली केमिकल एक्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है। एकदम सही कहा। यहाँ दो काम एक साथ होते हैं। पहला है मैकेनिकल काम, मतलब हमारे दांत भोजन को काटकर, फाड़कर और पीसकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और दूसरा है केमिकल काम। जैसे ही भोजन में हमारी लार या सलाइवा मिलती है, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये दांत भी कोई मामूली औजार नहीं है। हमारे पास 4 अलग-अलग तरह के स्पेशलिस्ट दांत होते हैं। हाँ, हर एक का अपना खास काम है। सामने के जो 8 कृंतक मतलब इंसाइजेस हैं, वो किसी कैंची की तरह काटने के लिए हैं। अच्छा, उनके बगल में 4 नुकीले रदनक यानी कैनाइन्स हैं, जो भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। जैसे मांसाहारी जानवरों में होते हैं। बिल्कुल। और फिर पीछे की तरफ है अग्रचवर्णक और चवर्णक, मतलब प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो चक्की की तरह भोजन को पीसकर उसका पेस्ट बना देते हैं। नोट्स में एक डेंटल फॉर्मूला भी दिया है, 2123 2123। ये सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये असल में हमारे आधे जबड़े का एक नक्शा है। अच्छा, हाँ, ये बताता है कि एक तरफ ऊपर या नीचे में आपका 2 स्वागत है। कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक दांत होते हैं। ओके, इस पूरे सेट को 2 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर और नीचे के मिलाकर कुल 32 दांत हो जाते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत हिस्सा भी यही मुंह में होता है। हाँ, दांतों के ऊपर की सफेद परत, जिसे इनेमल कहते हैं। लेकिन असली जादू तो लार में है ना? बिल्कुल। हमारी लार में एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च वाली चीजों जैसे आलू या रोटी को पचाना यहीं से शुरू कर देता है। मतलब रोटी का पाचन पेट में नहीं, बल्कि मुंह में ही पहला कदम ले चुका होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो भोजन पिस चुका है, लार में मिल चुका है। अब ये नीचे जाता है एक पाइप के जरिए, जिसे ग्रास नली या ओएसोफेगस कहते हैं। हम्म ये सिर्फ एक रास्ता है या यहाँ भी कुछ होता है? ये काफी हद तक बस एक रास्ता ही है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा। लेकिन ये कोई साधारण पाइप नहीं है। अच्छा, भोजन इसमें गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता, बल्कि एक खास लयबद्ध गति से नीचे धकेला जाता है। अच्छा, जैसे हम किसी ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं, पीछे से दबाते हुए। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। उसी लयबद्ध दबाव को विज्ञान में क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्रमाकुंचन। हाँ, मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे भोजन सुरक्षित तरीके से पेट तक पहुंचता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि नोट्स में लिखा है, कि इस हिस्से में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। बिल्कुल, जीरो डाइजेशन। और फिर भोजन पहुंचता है इस सफर के सबसे नाटकीय हिस्से में, आमाशय, यानी हमारा पेट। नोट्स कहते हैं कि यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। और यहाँ का माहौल किसी एसिड चेम्बर जैसा है। एसिड चैम्बर? हाँ, पेट की दीवारों में खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl बनाती हैं। और ये कोई मामूली एसिड नहीं है। इसका pH मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। एक मिनट, pH 2.5? शिक्षा सेवा ये यूट्यूब चैनल में तो आपका स्वागत है। बैटरी के एसिड जितना तेज हुआ। ये हमारे अपने शरीर के अंदर है।
जी हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। ये हमें अंदर से जला क्यों नहीं देता? बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब एक शानदार बचाव प्रणाली में छिपा है। पेट की भीतरी दीवारों पर म्यूकोसा नाम के बलगम जैसे पदार्थ की एक मोटी परत होती है। अच्छा, एक परत होती है। हाँ, और ये परत एक शील्ड की तरह काम करती है और पेट को अपने ही एसिड से बचाती है। तो अगर ये बचाव की परत कमजोर पड़ जाए, तो क्या अल्सर जैसी समस्या इसी से जुड़ी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब ये म्यूकस की परत कहीं से कमजोर हो जाती है, तो एसिड पेट की दीवारों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे घाव हो जाते हैं। जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। जी, और इसी एसिड वाले माहौल में शरीर का एक बहुत जरूरी काम होता है, प्रोटीन का पाचन। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट का काम मुंह में शुरू हुआ और प्रोटीन की बारी पेट में आती है। हाँ, यहाँ पेप्सिन नाम का एक शक्तिशाली एंजाइम होता है जो प्रोटीन की लंबी लड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पेप्सिन। और मजेदार बात यह है कि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ तेज एसिड वाले माहौल में ही काम करता है। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी स्विच है। बिल्कुल। तो आमाशय ने अपना काम कर दिया, भोजन को एसिड में नहलाकर और मथकर एक लुगदी, जिसे काइम कहते हैं, बना दिया। लेकिन ये काइम अभी भी बहुत एसिडिक है। इसे आगे प्रोसेस करने के लिए शरीर के 2 सबसे बड़े केमिकल एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। और ये 2 एक्सपर्ट्स हैं यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। पहले लिवर की बात करते हैं, जिसे हमारे नोट्स में शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा गया है। और कहा भी क्यों न जाए, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। और इस प्रयोगशाला का सबसे जरूरी उत्पाद है पित्त यानी बाइल। सही कहा। लिवर लगातार पित्त बनाता है जो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर नाम की एक छोटी सी थैली में जमा होता रहता है। और फिर जब भोजन पेट से छोटी आंत में आता है तो ये पित्त भी वहीं छोड़ दिया जाता है। इसका स्वभाव क्षारीय मतलब एल्कलाइन होता है, जो पेट से आ रहे एसिडिक काइम के असर को खत्म करता है। बिल्कुल। और इसका एक और बहुत बड़ा काम है वसा यानी फैट का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। पायसीकरण? इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम चिकने बर्तनों को साबुन से धोते हैं। साबुन तेल की बड़ी बूंदों को हजारों छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, ताकि पानी उन्हें बहा ले जाए। बस पित्त भी ठीक यही काम करता है। ये वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे पाचक एंजाइम उन पर आसानी से हमला कर सके। 1 मिनट, तो क्या पित्त खुद एक पाचक एंजाइम है? नहीं, और ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। पित्त में एक भी पाचक एंजाइम नहीं होता। अच्छा। ये पाचन के लिए सिर्फ माहौल तैयार करता है, पर सीधे तौर पर कुछ पचाता नहीं है। वाकई एक सुपर ऑर्गन है। अब दूसरे एक्सपर्ट पर आते हैं, अग्न्याशय। इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। ये थोड़ा अजीब नाम है। इसे मिश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ ये पाचक एंजाइम से भरा रस बनाता है और दूसरी तरफ ये सीधे खून में छोड़ने के लिए हार्मोन भी बनाता है। अच्छा, तो ये एक ही अंग में 2 अलग-अलग फैक्ट्रियां हैं। इसके पाचक रस में क्या खास है? इसके रस को पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस। हाँ, क्योंकि इसमें तीनों तरह के भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है LAT। LAT। L से लाइपेज जो वसा को पचाता है, A से अमाइलेज जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और T से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। और इसके हार्मोन वाले काम का क्या है? इसका सबसे मशहूर हार्मोन है इंसुलिन। ये हमारी कोशिकाओं के लिए दरवाजे की चाबी की तरह काम करता है, जो खून में से शुगर को अंदर आने देती है ताकि हमें एनर्जी मिले। अच्छा, और अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए तो शुगर खून में ही घूमती रहती है और कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसी स्थिति को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो अब हमारे पास भोजन की लुगदी कायम है, उसमें लिवर से आया पित्त और अग्न्याशय से आया पूर्ण पाचक रस भी मिल चुका है। अब ये मिश्रण पाचन तंत्र के सबसे लंबे हिस्से छोटी आंत में पहुंचता है। ये लगभग 6-7 मीटर लंबी होती है हमारे अंदर। हाँ, और यहीं पर असली फाइनल एक्ट होता है। पाचन की प्रक्रिया यहीं पूरी होती है और पोषक तत्वों को सोखने का काम भी यहीं होता है। और ये सोखने का काम होता कैसे? मतलब 6 मीटर लंबी ट्यूब में पोषक तत्व खून तक कैसे पहुंचते हैं? इसका डिजाइन बहुत शानदार है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर किसी मखमल की तरह लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर या विली कहते हैं। विली? अगर हम आंत की पूरी सतह को फैला दें तो पता ही ये कितनी बड़ी होगी? कितनी? एक टेनिस कोर्ट जितनी। क्या बात है!
मतलब हमारे अंदर एक पूरा टेनिस कोर्ट बिछा हुआ है। बिल्कुल। और ये विशाल सतह पोषक तत्वों को सोखने के लिए अधिकतम जगह देती है। तो यहीं पर सब कुछ अपने सबसे छोटे रूप में टूट जाता है। जी हाँ, यहाँ आंत का अपना रस भी निकलता है जो बचे खुचे काम को पूरा करता है। प्रोटीन आखिरकार एमिनो एसिड में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और अब ये अणु इतने छोटे हो चुके हैं कि विली के जरिए आसानी से खून में सोखे जा सकते हैं। सही। तो छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों काम पूरे हो गए। इसके बाद जो कुछ भी बचता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। इसका क्या काम है? यहाँ भी एक जरूरी बात याद रखने वाली है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। कोई पाचन नहीं? नहीं, इसका मुख्य काम है बचे हुए अपशिष्ट में से ज्यादा पानी और कुछ जरूरी लवण मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोख लेना। नोट्स में यहाँ सहजीवी बैक्टीरिया का भी जिक्र है। मतलब हमारे अंदर कुछ और जीव भी रहते हैं? सिर्फ कुछ नहीं बल्कि खरबों। हमारी बड़ी आंत में ई कोलाई जैसे करोड़ों मित्र बैक्टीरिया का एक पूरा शहर बसा हुआ है। अरे वाह! यह एक सहजीवी रिश्ता है। हम उन्हें रहने की जगह और बचा खुचा भोजन देते हैं और बदले में वे हमारे लिए विटामिन के और B12 जैसे बहुत जरूरी विटामिन बनाते हैं, जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो अब जो आखिरी ठोस अवशेष बचता है वो मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ भोजन का वो सफर पूरा होता है जो मुंह में एक निवाले से शुरू हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय है। चलिए एक बार फिर से कुछ सबसे जरूरी तथ्यों को दोहराते हैं। किस चीज का पाचन कहाँ शुरू होता है? इसे ऐसे याद रखें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुंह में, प्रोटीन का आमाशय में, और वसा का? वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही शुरू होता है, लाइपेज की मदद से। और पाचन की प्रक्रिया पूरी कहाँ होती है, चाहे कुछ भी खाया हो? हमेशा छोटी आंत में। यही वो फाइनल फिनिशिंग लाइन है जहां सभी पोषक तत्व अपने सबसे सरल रूप में टूटकर खून में मिल जाते हैं। ठीक है। और जब सिस्टम में गड़बड़ होती है जैसे पीलिया, तो उसमें कौन से पित्त वर्णक का जिक्र आता है? पीलिया का सीधा संबंध लिवर से है। पित्त में दो मुख्य वंग होते हैं, बिलीरुबिन जो पीला होता है और बिलीवर्डिन जो हरा होता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो ये पीला वाला बिलीरुबिन खून में फैल जाता है और हमारी त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती हैं। तो ये थी भोजन की एक अविश्वसनीय यात्रा, एक जटिल फिजियोकेमिकल प्रक्रिया जिसमें इतने सारे अंग, ग्रंथियां, अम्ल और एंजाइम एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ काम करते हैं। हाँ, और ये प्रणाली अद्भुत रूप से कुशल है। ये हमें एक संतुलित आहार के महत्व की भी याद दिलाती है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ही नहीं बल्कि रेशेदार भोजन मतलब रफेज भी जरूरी है। बिल्कुल। हमारा शरीर उन्हें पचा तो नहीं सकता, लेकिन वे आंतों की सफाई करने और क्रमानुच्चन गति को बनाए रखने के लिए किसी झाड़ू की तरह काम करते हैं। इन नोट्स में बड़ी आंत में ई कोलाई जैसे सहजीवी बैक्टीरिया का उल्लेख था। ये मुझे उस विशाल अदृश्य पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे अंदर ही रहता है। हमारा गट माइक्रोबायोम। हाँ, हमारा गट माइक्रोबायोम।